Good morning, students. So till now we have seen the differences between the program and the process. Now we will discuss the process life cycle. प्रोसेस की क्या लाइफ साइकिल होती है, किस तरीके से वो क्रिएट होता है, किस तरीके से फिनिश होता है, और उसके बाद वो किन किन स्टेजेस से, किन किन स्टेज से वो गुजरता है, वो हम देखेंगे. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज अ प्रोसेस लाइफ साइकिल. प्रोसेस लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट है, स्टार्ट और क्रिएट. इसको हम क्रिएट भी बोल सकते हैं. उसके बाद प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में जाता है. रेडी स्टेट के बाद वो रनिंग स्टेट में आता है, और रनिंग स्टेट के बाद वो फिनिश हो जाता है. अभी हम इनके बीच के जो लूप होल्स हैं, मतलब जो बीच की जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस पर नहीं जा रहे हैं. अभी हम बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं. एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद रेडी हो गया, रेडी होने के बाद वो रनिंग स्टेट में आ गया, और रनिंग होने के बाद वो टर्मिनेट. ये बिल्कुल उसी तरीके से है, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग की बात करें. ह्यूमन बर्थ लेता है, ह्यूमन बीइंग बर्थ लेता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद वो कमाने लगता है, और उसके बाद वो फिनिश हो जाता है. तो ये बिल्कुल हमारी लाइफ साइकिल के ऊपर प्रोसेस की भी लाइफ साइकिल होती है. सो लेट्स सी वन बाय वन के क्या क्या चीजें होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट और क्रिएट. सो स्टार्ट और क्रिएट इज द इनिशियल स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज क्रिएटेड. तो स्टार्ट, या फिर मैं अगर इसको कहूँ क्रिएट, एक बहुत ही इनिशियल स्टेट होती है जबकि प्रोसेस जो होता है क्रिएट होता है. मैंने आपको बताया था, एक मेरे को एक स्टूडेंट ने इसका जवाब भी दिया है. प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय द सिस्टम कॉल, ठीक है, विच इज नोन एज फोर्क. तो फोर्क एक सिस्टम कॉल होती है जिससे कि प्रोसेस क्रिएट होता है, और ये काम करती है, ये एक फॉर्मूले पे काम करती है 2⁻n पे. 2⁻n का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक फोर्क सिस्टम कॉल करूंगा तो कितने प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे मेरे? 2 प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे. मतलब मेरा n अभी 1 है, तो 2⁻1 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया. दैट मीन्स कि एक तो मेरा प्रोसेस क्रिएट हुआ ही हुआ, साथ में उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी. फाइन. तो अगर मैं दो फोर्क सिस्टम कॉल दूंगा तो मेरे कितने? 4 प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, जबकि मुझे चाहिए कितने थे? सिर्फ 2 ही प्रोसेस चाहिए थे, लेकिन मेरे 4 प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे. इससे क्या हुआ? मेरा ओवरहेड जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा. इसी वजह से प्रोसेस के बाद थ्रेड का कंसेप्ट आया. एंड थ्रेड आर नथिंग बट द लाइट वेट प्रोसेस. फाइन. तो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम उस थ्रेड के कंसेप्ट को पढ़ेंगे. लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस के साथ ड्रॉबैक क्या है. प्रोसेस क्रिएट होता है फोर्क सिस्टम कॉल से, और फोर्क सिस्टम कॉल जो फॉर्मूले पे काम करती है वो होता है 2⁻n. फाइन. अगर आप एक फोर्क सिस्टम कॉल देंगे तो 2 प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे. नेक्स्ट वील सी द रेडी स्टेट. तो रेडी स्टेट is a process kept in a ready queue wait to assign to a processor. Operating system will allocate the processor to the process waiting in the ready queue. तो जब प्रोसेस रेडी हो जाता है तो बट ऑब्वियस है कि वो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा. इस स्टेट में क्यू होती है विच इज नोन एज रेडी क्यू. क्यू डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा ही होगा व्हाट इज क्यू. क्यू के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, रियर एंड फ्रंट. फाइन. तो उसी हिसाब से इसके अंदर प्रोसेस ऐड होता चला जाता है, और प्रोसेस अपने टर्न का जो होता है उसका वेट करता है कब उसको प्रोसेसर मिलेगा. तो जैसे उसका टर्न आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट कर देता है, और जो मेरे प्रोसेस की जो स्टेट हो जाती है वो चेंज हो जाती है. अब वो रेडी स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाता है? रनिंग स्टेट में आ जाता है. तो रनिंग स्टेट क्या बोलती है? रनिंग स्टेट बोलती है वंस द प्रोसेस हैज बीन असाइंड टू द प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, द प्रोसेस स्टेट इज सेट टू रनिंग and processor executes its instruction. फाइन. तो जैसे ही मेरा प्रोसेस को प्रोसेसर असाइंड हो जाता है तो उसके बाद कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर. अभी हम पढ़ेंगे आगे, हम शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ेंगे. उसके अंदर एल्गोरिथम्स होती हैं, शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, आगे डिस्कस भी करेंगे. अभी हम सिर्फ इतना ही समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करने में. तो जैसे प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, तो जो प्रोसेस स्टेट जो होती है, प्रोसेस की जो स्टेट हो जाती है वो सेट हो जाती है किस पे? रनिंग स्टेट में. और उसके बाद क्या होता है? उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस के जो एड्रेस होते हैं वो कहाँ पे लोड होने लग जाते हैं? प्रोग्राम काउंटर में. फिर मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम काउंटर इज एक्ट लाइक अ पॉइंटर विच पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करता है, उसके एड्रेस को पॉइंट करता है. फाइन. अभी हमारा जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में आ गया. रनिंग स्टेट के बाद वो आ जाता है वेटिंग स्टेट. फाइन. तो अभी आपने देखा कि रनिंग से वो रेडी में भी जा सकता है, रनिंग से वो वेटिंग में भी जा सकता है.
फाइन। तो कई बार क्या होता है कि अभी मैंने आपको पहले बढ़ाया था मल्टीटास्किंग। फाइन। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, प्रोसेस होते तो रनिंग स्टेट में ही है, लेकिन वो क्या होता है, उसको ऐसा लगता है वो क्या होता है, रेडी स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि एक टाइम में प्रोसेसर एक को एग्जीक्यूट करेगा, तो वेटिंग स्टेट में नहीं गए, वो रेडी स्टेट में गए। तो यहाँ पे वो चीज होती है। तो मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है, टाइम स्लाइस होती है। टाइम स्लाइस जैसे मैंने आपको बताया था 2 मिली सेकेंड अगर हम हर प्रोसेस को दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए P1 प्रोसेस को मैंने दिया है 2 मिली सेकेंड, तो रनिंग स्टेट में जाएगा। जैसे ही उसके 2 मिली सेकेंड पूरे हो जाएंगे, वो दोबारा किस में आ जाएगा, रेडी स्टेट में। अब किसको मौका मिलेगा, P2 को। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में नहीं गया, वो रेडी स्टेट में ही गया है। ठीक है, वेटिंग स्टेट में कब जाएगा, जब उसको किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा वो। ठीक है, और वो उसको उस समय हो सकता है वो उसको उस समय मिल भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है उसको वो ना मिले। जैसे कि अगर वो किसी भी रिसोर्स, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस की या फिर किसी एक फाइल की रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हो सकता है कि उसको उस समय रेडीली अवेलेबल ना हो, उसको वेट करना पड़े। तो वो क्या चला जाएगा, वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अब अगर एक बार प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला गया, तो दोबारा रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा, वो सबसे पहले कौन सी स्टेट में जाएगा, दोबारा वो रेडी स्टेट के अंदर आएगा। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। तो रनिंग स्टेट में के बाद जब किसी भी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की या किसी और अदर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर उसको क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर उसको रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में डाल देता है। यहाँ पे भी एक क्यू होती है और वो वेटिंग क्यू के अंदर चला जाता है। तो जब भी उसका टर्न आएगा, जब भी उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो उसने रिक्वेस्ट करे हैं, उसको उसके लिए आ जाएंगे, उसके पास अवेलेबल होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो रेडीली क्या करेगा, वो तुरंत के तुरंत वो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर विल एलोकेट द रिसोर्सेज टू दैट वेटिंग प्रोसेस। और जैसे ही वो उसका काम पूरा हो जाएगा उस रिसोर्स के साथ, वो क्या होगा, वो प्रोसेस दोबारा मेरा वेटिंग स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेडी स्टेट में आ जाएगा। फाइन। तो रेडी स्टेट में आने के बाद दोबारा फिर उसको किस स्टेट में आना पड़ेगा, रनिंग स्टेट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से रनिंग से वेटिंग में आएगा, वेटिंग से दोबारा रेडी में जाएगा, और रेडी के बाद रेडी क्यू से दोबारा वो रनिंग में आएगा। अब जब उसके पास कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की या किसी अदर रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होगी, या फिर वो अबॉर्ट कर दिया जाएगा, उसको फोर्सफुली टर्मिनेट किया जाएगा, तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, वो रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट या फिर फिनिश्ड स्टेट में आ जाएगा। फाइन। टर्मिनेटेड स्टेट क्या बोलती है स्टूडेंट्स, के जब वंस द प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन और इट इज टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब या तो प्रोसेस खुद से फिनिश हो जाए या फिनिश कर ले अपना एग्जीक्यूशन, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टर्मिनेट करे फोर्सफुली। तो ये दो कंडीशंस होती हैं टर्मिनेटेड की या एग्जिट स्टेट की। तो ये क्या होता है, प्रोसेस देन इट इज मूव्ड फ्रॉम रनिंग स्टेट टू टर्मिनेटेड स्टेट वेयर इट वेट्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। फाइन। तो जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है या स्टार्ट होता है, तो वो लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, और ये पूरी स्टेजेस तक वो मेन मेमोरी के पास रहता है। और जब वो जैसे ही टर्मिनेटेड स्टेट में फिनिश स्टेट में आता है, तो उसके बाद वो एक और क्यू में वेट कर रहा होता है कि कब उसको मेमोरी से अनलोड किया जाए। फाइन। ये हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ेंगे हम, इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं किस तरीके से प्रोसेस फिनिश स्टेट में आके रिमूव होते हैं। फाइन। आपको एक मैं एग्जांपल दिखाऊं, एक एग्जांपल आपको बताऊं, रियल टाइम एग्जांपल। लेट सपोज आपने कोई ऐप ओपन की है, लेट सपोज MS ऑफिस ओपन किया या PDF ओपन करी आपने, और उसके बाद उसको आपने काम किया उस पर, उसको बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत आपको मान लीजिए उसको जरूरत पड़ेगी, तो जब आपने पहली बार उसको ओपन किया होगा तो कुछ टाइम लगा होगा। तो दैट इज व्हेन यू क्लिक ऑन द आइकन, प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस उसको मेन मेमोरी, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करेगा। तो जब वो उसको मेन मेमोरी में लोड करेगा, तो वो फिर इन स्टेजेस से होके गुजरेगा। मतलब क्रिएट हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, वेट आएगा तो वेट होगा, टर्मिनेट होगा। लेकिन जब आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, तो क्या होगा कि वेटिंग क्यू में अभी वेट कर रहा है, अभी वो मेन मेमोरी से हटा नहीं है। तो तुरंत के तुरंत मान लीजिए विद इन अ सेकंड आपने दोबारा उसको आप जब उस ऐप को ओपन करेंगे या MS ऑफिस या PDF को ओपन करेंगे, तो वो इतना टाइम नहीं लेगा जितना कि पहले टाइम ले रहा था। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस अभी तक मेरे मेन मेमोरी में ही था। फाइन। तो उसको उतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड्स। Now we will discuss about the process control block. It plays a very important role, students. पूरे प्रोसेस का एक तरीके से बही खाता अगर हम कहें तो इसकी कुंडली होती है एक तरह से। इसका पूरा का पूरा कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसको हम
शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी बोलते हैं. फाइन. तो it plays a very important role. It carries all the information regarding the process. So PCB is nothing but a data structure maintained by the operating system for every process. तो जो भी process create होगा उसका PCB create होगा और उस PCB is identified by an integer process ID which is known as the PID. It is a unique identification number for the process. तो उसको एक integer number दिया जाएगा PCB को जिसको हम बोलेंगे PID. और अभी मैं आपको इसमें एक असाइनमेंट भी दूंगा. पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीसीबी होता क्या है. तो आपने यहाँ पे देखा कि पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मेरा प्रोसेस आईडी होता है, उसका स्टेट होता है, पॉइंटर होता है, प्रायोरिटी होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, आईओ इन्फॉर्मेशन होती हैं और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं. तो इसको वन बाय वन हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या होता है. प्रोसेस स्टेट इज द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस विच टेल्स के वो रेडी में है, रनिंग में है या वेटिंग क्यू में है. तो किसी भी करंट प्रोसेस का क्या स्टेट चल रहा है, अभी वो रनिंग में है, रेडी में है या वेटिंग में है, वो मेरे को कौन बताएगा? प्रोसेस स्टेट बताएगा. उसके बाद आता है प्रोसेस प्रिविलेजेस. प्रोसेस प्रिविलेजेस होती हैं कि क्या मैं अलाउ करूं या अलाउ करूं एक्सेस को, सिस्टम रिसोर्सेस के एक्सेस को. तो क्या जो मैं प्रोसेस क्रिएट करा हुआ है उसको मैं सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए अलाउ करूं या डिसअलाउ करूं. तो ये क्या बताएगा मेरे को? प्रिविलेजेस बताएगा. उसके बाद होता है प्रोसेस आईडी. प्रोसेस आईडी नथिंग इज, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. देन वी हैव अ पॉइंटर. अ पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू द पेरेंट प्रोसेस. प्रोग्राम काउंटर मैं आपको बता ही चुका हूं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन वी हैव अ सीपीयू रजिस्टर्स. वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जिसमें प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर एग्जीक्यूशन. Then we have a CPU scheduling information. किस प्रोसेस को हमें कब शेड्यूल करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, ऑल जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो इस प्रोसेस के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर होती है. प्रोसेस प्रायोरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कैसे शेड्यूलिंग की जाती है, डोंट वरी अबाउट इट. जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे. देन वी हैव अ मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज टेबल डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी यूज्ड बाय द ओएस. तो कौन ओएस ने कितनी मेमोरी यूज की है, डिपेंडिंग अपॉन द पेज टेबल, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी आपकी. फिर वी हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स द कितना अमाउंट ऑफ सीपीयू मेरा यूज हुआ है फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, टाइम लिमिट्स कितनी है एग्जीक्यूशन, द आईडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कितना मेरे पास प्रोसेस एग्जीक्यूशन हुआ है सीपीयू का, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है. उसके बाद आईओ के स्टेटस की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से मैंने डिवाइसेस अभी प्रोसेस को एलोकेट किए हुए हैं. फाइन. तो हियर इज अ नोट. पीसीबी इज मेंटेन्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम एंड इज डिलीटेड वंस प्रोसेस टर्मिनेट्स. तो जैसे ही मेरा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, मेरा जो पीसीबी डेटा स्ट्रक्चर है वो भी टर्मिनेट हो जाता है. तो पीसीबी इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर. नाउ यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द कमांड, व्हिच इज द कमांड टू शो द पीआईडी इन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड होता है जिससे कि हमें पीआईडी शो होता है? प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर शो होता है. फाइन. तो so this is it. So in the next lecture we will see the process scheduling. प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रोसेस शेड्यूल किया जाता है, किस तरीके से शेड्यूलिंग की जाती है, वो हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. So till now if you have any kind of queries, any kind of doubt, you can comment me in the Google Classroom. And please, it is my request to you all कि all students have to participate in the assignment. ठीक है, इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड यू फील दिस सब्जेक्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. मतलब we all are from computer science background, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के लिए आई एम गिविंग यू assignment in every lecture, so please go through it, Google it. Once in first page you will get the answer, so don't worry about it. Fine. Thank you.